सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे और मज़े में होगे। फिर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूँगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाकर उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर देख लिया है तो बिना किसी देर के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि मैंने लास्ट पार्ट में देखा था जहाँ पर सीटन अपनी बैक स्टोरी के बारे में वांग लिन को बता रहा था कि कैसे वह यहाँ पर यह उससे मिला, कैसे फिर उसने अपने कल्टीवेशन को बूस्ट किया और फिर कैसे वह इस प्लेनेट का सुजाकू बना। इसी दौरान हम देखते हैं कि वांग लिन उसे कुछ इंपॉर्टेंट सवाल भी करता है कि जैसे कि आखिर एक्सटर्नल लेवल के बाद कल्टीवेशन का पीक क्या है। साथ ही वह यहाँ पर सेलेस्टल ट्रेजर के बारे में भी बताने लगता है, जिस पर सीटन बताता है कि हाँ, सेलेस्टल ट्रेजर 3 टाइप के होते हैं, लो, मिड और हाई। यहाँ पर ये सुनते साथ ही हम देखते हैं कि वांग लिन अपना सेलेस्टर स्वॉर्ड बाहर निकाल लेता है और जब सेतुलन उसे अपने हाथ में लेता है तो वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। और अब आगे सोहो मीन्स हमारे इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हम सेतुलन को देखते हैं जहाँ पर वो उससे इस सेलेस्टल स्वॉर्ड के बारे में पूछ रहा होता है कि एक बात बताओ, आखिर ये तुम्हें कहाँ पर मिली। जिस पर वांग लिन उसे सेलेस्ट रेलम के बारे में बताना शुरू कर देता है और फिर सेतुर बताता है कि हाँ, ये जो स्वॉर्ड है यह एक मिड ग्रेड का सेलेस्ट ट्रेजर है, लेकिन इसके अंदर की स्पिरिट मौजूद नहीं, लेकिन फिर भी यह एक मिड लेवल का सेलेस्ट ट्रेजर है जो कि बहुत ही ज्यादा रेयर है। इसी दौरान सीटन वांग लिन को छोड़ते हुए कहने लगता है कि चलो फिर एक काम करो कि यह सेलेस्टर स्वॉर्ड ना तुम मुझे दे दो। जिस पर वांग लिन सीरियस हो जाता है और सीटन से कहता है कि क्या आप सीरियस हो। जिस पर सीटन हंसने लगता है और कहता है कि मैं तो मजाक कर रहा था। और फिर वो उसकी स्वॉर्ड को उसे लौटा देता है और कहने लगता है कि मेरी बॉडी डिस्ट्रॉय होने से पहले मेरे पास भी बहुत से सेलेस्टियल ट्रेजर हुआ करते थे, लेकिन वो सब कुछ चोरी हो गए। लेकिन हाँ, अगर इस वक्त तुम्हारी जगह कोई और होता तो मैं उससे ये स्वॉर्ड जरूर चुरा लेता, लेकिन ये तुम हो वांग लिन और तुम्हारे साथ मैं ऐसा नहीं कर सकता। इसी दौरान वांग लिन उसे कहने लगता है कि जोगजी के पास बहुत से ट्रेजर्स मौजूद है। जिस पर सीडन कहता है कि जोगजी के पास जितने भी ट्रेजर्स हैं वो उसके ट्रेजर्स कंबल की फर्स्ट सुजैडको के ट्रेजर्स हैं और मैं फर्स्ट सुजैडको का ट्रेजर ऐसे ही नहीं ले सकता। इसी दौरान वांग लिन अपना गॉड स्लेइंग कैरियर बाहर निकालता है, जिसके अंदर से जो सोल स्पिरिट थी वह बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होती है और वह जैसे ही बाहर आती है वह गुस्से से गुर्राना शुरू कर देता है। यहाँ पर इस गॉड स्लेइंग कैरियर को देखकर सीतुनन की आंखें चमक उठती है और वह बहुत ही हैरानी के साथ उसकी तरफ देखना शुरू कर देता है। जिसके बाद वांग लिन उससे पूछने लगता है कि आपका इसके बारे में क्या ख्याल है। यहाँ पर जाहिर है कि वांग लिन सीटनन पर बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट करता था और यह मानता था कि उन्हें उससे बहुत ही ज़्यादा कल्टीवेशन के बारे में नॉलेज है। इसी वजह से वो उससे लगातार हर चीज़ के बारे में सवाल करता है और बिना किसी डाउट के, जिस पर हम देखते हैं कि सीतूद उससे कहने लगता है कि यह एक लोअर रैंक का सेलेस्टल ट्रेजर है, लेकिन लोअर रैंक में भी यह सबसे टॉप में गिनी जाती है। जिसके बाद वो उससे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होते हुए कहने लगता है कि बच्चे बताओ, आखिर तुम्हारे पास और क्या क्या चीज़ें हैं। जिसके बाद वो बताता है कि अगर इसके अंदर जो स्पिरिट है यह अगर बहुत ही हाई लेवल का होता तो नो डाउट कि तुम्हारा ये सेलेस्टर ट्रेजर एक मिड रैंक का हो जाता। इसी दौरान हम देखते हैं निकी वांग लिन अपने पास से एक सेलेस्टल जेट को बाहर निकालता है, जिसमें कि यहाँ पर कुछ मेथड्स लिखे हुए थे जिन्हें पढ़कर सीतुनन भी थोड़ा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसमें लिखा हुआ था कि आखिर हम कैसे एक सेलेस्टल ट्रेजर को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर उसे रीड करते साथ ही सीतुनन कहने लगता है कि क्या तुम मुझे अपना ये ट्रेजर देना चाहते हो, क्या तुम मुझे यह वॉर्सलिंग कैरी आउट दे रहे हो। जिस पर वह अंगलिन किसी जिद्दी बच्चे की तरह पहले तो उसे अपने पास रख लेता है और कहने लगता है कि मैं क्यों दूं आपको। पर फिर अगले ही पल वो सोचने लगता है कि यहाँ पर सीधुनन जस्ट अभी रिवाइव हुए हैं और उन्हें एक बॉडी मिल गई है, लेकिन उनके पास कुछ भी ट्रेजर नहीं है। तो बिल्कुल किसी केयरिंग छोटे भाई की तरह वो यहाँ पर उस सेलेस्टल ट्रेजर को यानी कि उस वॉर्सलिंग कैरी आउट को सीतन को दे देता है, जिससे सीतुन भी थोड़ा खुश हो जाता है। इसी दौरान सीन शिफ्ट होता है और हमें 4 सेकंड इमोर्टल क्लैन का सीन दिखाया जाता है, जहां पर कि उनका 5th एंसेस्टर मौजूद होता है। यहां पर ये 5th एंसेस्टर अपने लोगों के साथ कहीं पर मार्च कर रहे थे और फिर हमें दिखाया जाता है कि ये और कोई जगह नहीं बल्कि माउंट सोजाकू की तरफ ही बढ़ रहे थे। इसी दौरान वहां पर जो 2 रिकार्नेशन ट्रीज थे उनके अंदर से 2 स्पिरिट बाहर आती हैं। इसी दौरान सीन शिफ्ट होता है और हमें वापस से जोगजी को दिखाया जाता है, जहां पर हमें यह भी बताया जाता है कि यहां पर अब बस एक ही एक्सटेंशन लेवल का कल्टीवेटर बचा हुआ है और वह है जोक्यूजी। जिसके बाद हम देखते हैं कि जोक्यूजी को यहां पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और फिर वो एक बहुत ही लाउड वॉइस में कहता है कि मुझे किसी की भी ज़रूरत नहीं, मैं यहाँ पर इस प्लेनेट का सुजाक हूँ तो मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगा। यहाँ पर तुम जानते हो कि जोक्यूजी इस वक्त पूरे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करने की कगार पर आ चुका है।
और फिर इसी दौरान वो यहाँ पर अपने दोनों डिसाइपल यानी कि कंग फैंग और लम को बुलाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उसके बुलाते साथ ही पलक झपकते ही दोनों आ जाते हैं और दोनों ही बहुत ही ज़्यादा टेंस नजर आ रहे थे। इसी दौरान सोक्यूजी उन दोनों से कहता है कि आज तुम दोनों के लिए एक लाइफ एंड डेथ ट्रायल होगा, क्योंकि अगर तुम लोग लकी रहे तो तुम लोग अपनी जान बचा पाओगे। जिसे सुनकर दोनों ही कंफ्यूज थे और फिर इसी दौरान उनसे 1000 फीट की दूरी पर इमोर्टल क्लैन का 5th एंसेस्टर आ जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर एक एक करके बाकी के इमोर्टल क्लैन के एंसेस्टर भी आ जाते हैं, जिनमें से एक मैजिक भी होती है। जैसा कि तुम सभी को पता है कि यह वही है जिससे कि वांगलिन इमोर्टल ग्रेवयार्ड के अंदर मिला था, जिसके सुर का एक फ्रेगमेंट अभी भी वांगलिन के पास मौजूद है। इसी दौरान हम देखते हैं कि नॉर्दर्न साइड से यहाँ पर यंग क्यूजी भी आ जाते हैं, जो कि आते साथ ही जो क्यूजी से कहता है कि आखिरकार इतने दिन बाद हमारा सामना हो ही गया। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो क्यूजी उससे कहने लगता है कि एक बात बताओ, आखिर मैं तुम्हें क्या बुलाऊं? तुम्हें मैं यने क्यूजी बुलाऊं या फिर इमोर्टल क्लैन का 2nd एंसेस्टर? जिस पर यने क्यूजी कहता है कि आपकी जो मर्जी, आप मुझे वह बुला सकते हैं। इसी दौरान जो क्यूजी यने क्यूजी से कहता है कि तुम सभी लोग तो आ चुके हो, तो अब अपने उस 1st एंसेस्टर को भी बुला लो। जिस पर हम देखते हैं कि तभी आसमान में 5 डिफरेंट कलर की लाइट्स इमिट होना शुरू हो जाती है, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पर वो 1st एंसेस्टर आ जाता है और वो आते साथ ही जोकजी से कहता है कि तुम्हें मेरा ही इंतजार था ना, तो लो अब मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। इसी दौरान हम ये भी नोटिस करते हैं कि यहाँ पर जो 1st एंसेस्टर था, यहाँ पर उसकी ओरिजिनल बॉडी नहीं होती, बल्कि यहाँ पर बस उसके सोल का एक फ्रेगमेंट जैसा कुछ मौजूद था, जो कि यहाँ पर क्लियरली मेंशन नहीं है। जिसके साथ ही नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो यहाँ पर जोकजी से कहता है कि देखो, लड़ने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि तुम भी जानते हो कि अनजान क्या होगा, इसलिए हमें शांति से बात करके एक समझौता कर लेना चाहिए। हम चाहे तो दोनों ही लोग इस प्लेनेट पर रह सकते हैं, बस तुम हमें वो कल्टीवेशन प्लेनेट क्रिस्टल दे दो और हम जिसके बाद इस प्लेनेट को 2 हिस्सों में बांट लेंगे। एक हिस्से पर तुम रूल करना, दूसरे हिस्से पर हम इमोर्टल प्लान वाले। यहाँ पर हम देखते हैं कि जोकजी उसकी बात सुनकर हंसता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम लोग बुरी तरीके से डरे हुए हो, क्योंकि मैं जब चाहूँ इस पूरे प्लेनेट को सेकंड्स में ही डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी यह बात सुनकर 5th एंसेस्टर को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो इमीडिएटली अपनी टैडू की पावर को रिलीज करते हुए वहां पर एक पावरफुल सी सील टाइप का अटैक क्रिएट कर लेता है, जिससे वो फिर जो क्यूजी पर अटैक कर देता है। लेकिन ये 5th एंसेस्टर जो क्यूजी के बहुत दूर खड़ा था, क्योंकि वह जानता है कि अगर वह ज़्यादा करीब जाएगा तो उसकी जान पर भी बन सकती थी। बेसिकली वह यहाँ पर जोक उसी के बस पावर को टेस्ट कर रहा है। लेकिन फिर सेकंड्स में हम देखते हैं कि यहाँ पर नीडल जैसी शार्क एक अटैकर आकर सीधा उस 5th एंसेस्टर के अटैक को ब्लॉक कर देता है और फिर उसके फोरहेड पर जा लगता है। यहाँ पर यह अटैक इस हद तक फास्ट था कि 1st एंसेस्टर के अलावा कोई भी इसे देख नहीं पाता, जिसके बाद हमें पता चलता है कि यह अटैक असल में 4th सोल का है। ये वही 4th सोल है जिसने की जो की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब कर दी थी। लेकिन इसी मोमेंट पर हम देखते हैं कि जो क्यूजी यहाँ पर भी नहीं रुकता, वो इमीडिएटली यहाँ पर अपने सुजाकू सील को एक्टिवेट कर देता है। साथ ही हम देखते हैं कि अचानक से वो सुजाकू फ्लेम का यूज़ करना भी शुरू कर देता है, जिससे उसके अंदर से एक फायर फिनिक्स बाहर निकलता है, जो कि यहाँ पर आते ही इंटेंस अमाउंट में चारों तरफ फ्लेम फैलाने लगता है। और यहाँ पर इस फायर फिनिक्स के अटैक को देखते सा 1st एंसेस्टर और यहाँ पर यूनन क्यूजी को छोड़कर सभी लोग पैनिक कर जाते हैं। यहाँ पर इस अटैक को देखते साथ ही हम देखते हैं कि जो 1st एंसेस्टर है वो यहाँ पर अपने 11 लीफ की पावर का यूज़ करना शुरू कर देता है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर नहीं पाता कि सेकंड्स में यहाँ पर उस सुजाकू फ्लेम ने 5th एंसेस्टर को जलाकर राख कर दिया। इसी दौरान हम देखते हैं कि सुधा सील को यूज़ करने पर एक बैकस्लैश भी हिट होता है, साथ ही इससे लाइफ स्पैन भी कम होती है। लेकिन जिस पर भी यह अटैक किया जाए और अगर वो बंदा थोड़ा वीक हो तो उसकी मौत पूरी तरीके से कन्फर्म है। लेकिन जैसा कि हमें पता है कि अगर जो क्यूजी ने इसे दोबारा यूज़ किया तो इससे उसकी लाइफ स्पैन तो बहुत ज़्यादा कम होगी, यहाँ तक कि उसकी मौत भी हो सकती है। इसी वजह से उसने 5th एंसेस्टर पर इसे यूज़ किया, वो भी एक बार, ताकि वह एक ही झटके में यहाँ पर 5th एंसेस्टर का काम तमाम कर सके। वरना अगर वो यंग क्यूजी या फिर इमोर्टल का इनके 1st एंसेस्टर पर यूज़ करता तो इससे वह बस बुरी तरीके से डैमेज ही हो पाते, लेकिन इनका काम फिर भी तमाम नहीं कर पाता। इसी दौरान हम यंग क्यूजी को देखते हैं जहां पर वो पूरी तरीके से शांत खड़ा था,
जिसके बाद वो जो क्यूज की तरफ देखता है और कहता है कि ब्रदर, आपने इस अटैक को एक बार यूज़ कर लिया है और अब अगर आप दूसरी बार इसे यूज़ करने जाओगे तो आपकी मौत तो पक्की है। लेकिन मैं जानता हूं कि आपने मेरे दिए हुए इन 3 महीनों में कोई अच्छा फैसला किया होगा। आप चाहे तो आपके इस पूरे प्लेनेट के साथ साथ अपने लोगों को भी बचा सकते हैं। यहाँ पर यह सुनकर जो क्यूजी को और गुस्सा आता है और वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि आखिर मैं क्या चुनूंगा? लगता है कि तुम मुझे अभी तक समझ नहीं पाए। जिसके साथ ही वो स्माइल करते हुए कहने लगता है कि चलो फिर एक गेम खेलते हैं। अगर तुम जीते तो ये पूरा प्लेनेट तुम्हारा, लेकिन अगर तुम हार जाते हो तो तुम्हारे साथ तुम्हारा यह इमोर्टल क्लैन भी मारा जाएगा। जिस पर यूनिक्यूजी कहता है कि बताए आखिर आप क्या चाहते हैं? जिस पर जोकजी बताने लगता है कि यहाँ पर यह जो कल्टीवेशन प्लेनेट क्रिस्टल है वो इस वक्त सुजाकू टम के अंदर मौजूद है। और जैसा कि तुम जानते हो कि सुजेड को टम के अंदर बस सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के बंदे ही जा सकते हैं। गेम के रूल्स बहुत ही सिंपल है। तुम्हें बस सबसे पहले जाकर उस प्लेनेट क्रिस्टल को अचीव करना है और अगर तुमने उसे पा लिया तो तुम जीत जाओगे, और अगर तुम हासिल नहीं कर पाए तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारा पूरा क्लैन आज यहाँ पर मारा जाएगा। यहाँ पर यह सुनकर हम देखते हैं कि यूनन क्यूजी से कहता है कि अगर तुम कल्टीवेशन प्लेनेट क्रिस्टल को वक्त से पहले ही डिस्ट्रॉय कर दोगे, जो कि तुम कल्टीवेशन हॉट क्रिस्टल की मदद से करोगे, तो अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें यह नहीं लगता कि तुम्हारे अपने लोग भी इससे मारे जाएंगे। यानी कि तुम्हारे ये 2 को डिसाइपल्स लूमी और कियांग फैंग ये दोनों भी मारे जाएंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि मौत का सुनकर भाई कियांग फैंग सोचने लगता है कि अच्छा, तो ये खूसर बुट्टा ये सारी प्लानिंग कर रहा था अब तक। यहाँ मैं इसके डोमेन को डिवोर करने का सोच रहा हूँ और यह इस हद तक पागल हो चुका है कि पूरे प्लेनेट के साथ साथ मेरी भी जान को ले रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं किंग फैंग को यह बात भी पता चलती है कि जोक्यूजी के पास कल्टीवेशन प्लेनेट क्रिस्टल का एक्सेस है। वी मीन्स उसे अब तक पता ही नहीं था कि यहाँ पर उसकी लाइफ एंड डेथ इस वक्त जोकजी के हाथ में है और यह पागलों की तरह बस वानगन के पीछे हाथ धोकर पड़ा है, जबकि जिसकी खुद की जान अभी दूसरे के हाथ में है। यहाँ पर हम देखते हैं कि यह सुनने के बाद जोकजी कहने लगता है कि लूमी और अंगफ, तुम लोग भी जाओ, तुम लोग भी जाकर अपनी किस्मत को आजमाओ, और अगर तुम लोग लकी रहे तो तुम उस कल्टीवेशन प्लेनेट क्रिस्टल में से अपने सोल के उस फ्रैगमेंट को आज़ाद कर लोगे, फिर तुम्हारी जान बच जाएगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि जोक्यूजी एक टाइप के सील का यूज़ करता है और अचानक से उसकी बॉडी से ब्लड निकलकर वहां पर एक हॉट का शेप ले लेता है और फिर जोक्जी यहां पर उस हॉट के शेप को क्रश करने लगता है, जिससे उस पर क्रैक आ जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि सुजेड प्लेनेट पर आज तक जितने भी लोग बॉर्न हुए थे, फिर चाहे वो डीमंस हो, ह्यूमंस हो, और जितने भी लिविंग क्रिएचर्स थे, उन सभी को इसका पेन फील होना शुरू हो जाता है। इवन के वो लोग भी जो कि सुजेड प्लेनेट से बाहर थे। इंश्योर एक्सटेंड लेवल के नीचे से जितने भी कम लेवल के कल्टीवेटर्स थे, उन सभी को अपने अंदर एक अजीब सा पेन होना शुरू हो जाता है। ऐसा लग रहा था कि यह पेन उनके सोल में से आ रही थी और फिर धीरे धीरे वो सभी लोग वीक पड़ने लगते हैं। हम देखते हैं कि पूरे सुजाकू प्लेनेट पर जितने भी लिविंग क्रिएचर्स थे, इंक्लूडिंग प्लांट्स, वो सभी लोग मुरझाना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि जोकजी भी अपने अंदर एक पेन को फील कर पा रहा था, क्योंकि उसने ही इस कल्टीवेशन प्लांट क्रिस्टल को चोट पहुंचाया था, जो कि खुद से ही लिंक है। और फिर वो अपने मन में कहने लगता है कि अच्छा, तो यह है इसकी पावर। इसी दौरान हम देखते हैं कि फर्स्ट एंसेस्टर और यंग क्यूजी भी उसे देखकर हैरान रहते हैं। लेकिन यहाँ पर हम उस थर्ड एंसेस्टर यानी कि मैजिक को देखते हैं, जो कि अपने मन में कहती है कि शायद हमें फर्स्ट एंसेस्टर की बात मान लेनी चाहिए थी और इतनी जल्दी सील को तोड़कर बाहर नहीं आना चाहिए था, और अब अगर वक्त रहते हमने उस क्रिस्टल को हासिल नहीं किया तो यहाँ पर सभी की जान खतरे में है। यहाँ पर हम कियांग फैंग को देखते हैं जो गुस्से में तिल मिला रहा होता है, लेकिन वो इस वक्त कुछ नहीं कर सकता। वहीं दूसरी तरफ हम जोकुजे को देखते हैं, जो कि यहाँ पर अपने मन में थोड़ा सोचता है और फिर पागलों की तरह हंसते हुए कहने लगता है कि ठीक है फिर उजी, तुमने देख लिया ना, मैंने बस इस कल्टीवेशन हॉट क्रिस्टल को थोड़ा सा नुकसान ही पहुंचाया है और इसका असर तुम सभी फील कर पा रहे हो। चलो फिर अब मौत का खेल शुरू करते हैं। ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि वो हैंड साइन बनाने लगता है और फिर माउंट सुजाकू 2 हिस्सों में स्प्लिट हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जोक्यूजी अपनी वॉइस को चारों डायरेक्शन में फैला देता है और फिर पूरे सुजाको प्लेनेट के कोने कोने में लोग उसे सुन पा रहे थे। जिसके बाद वह कहने लगता है कि मोम सुजेड को के बीच में जो रास्ता मैंने बनाया है वह सीधा सुजेड को टम के अंदर जा रहा है। जो भी एक्सेंडेंट लेवल के नीचे का कल्टीवेटर है वो इसके अंदर जाकर अपनी सोल फ्रैगमेंट को आज़ाद कर सकता है। जिसके बाद वो यज्जी की तरफ देखता है और कहने लगता है कि तुम अच्छे से जानते हो कि तुम सुजागो टम के अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि एक्सेंडेंट लेवल का कल्टीवेटर इसके अंदर नहीं जा सकता और इसके नीचे यानी कि सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल का ही कोई जा सकता है।
तो जाओ, मुंह क्या देख रहे हो, अपने लोगों को भेजो। बेसिकली हम देखते हैं कि यहाँ पर जो क्यूजी यकजी को तड़पा तड़पा कर मारना चाहता था, वहीं दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है और हम वांग लिन को देखते हैं जहाँ पर उसे भी यह खबर मिल चुकी है, जिसके साथ ही हमें वापस से जो को दिखाया जाता है जहां पर उस पर रिमोट ब्रेन का फर्स्ट एंसेस्टर अटैक करने वाला था कि तभी हम देखते हैं कि यूनिक्यूजी उसे रोकते हुए कहता है कि इसका कोई फायदा नहीं क्योंकि कल्टीवेशन प्लेनेट हार्ड और जो क्यूजी ये दोनों ही आपस में फ्यूज हो चुके हैं। अगर हमने इस वक्त जोकजी को मार दिया तो ये प्लेनेट क्रिस्टल भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा और हम गेम शुरू होने से पहले ही हार जाएंगे। इसी दौरान हम देखते हैं कि क्या फैन ज़्यादा देरी नहीं लगाता और सीधा सुजाकू टॉम की तरफ रवाना हो जाता है, जो देखकर लुई भी उसका पीछा करने लगती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें सुजाकू टोन के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि लू और कयान फैंग पहुंच जाते हैं। इसी दौरान इमोर्टल क्लैन के कुछ मेंबर्स भी आ जाते हैं, लाइक वो एक लीफ समन यानी कि वही ओलमेन जो कि एक बार वांग लिन के पीछे हाथ धोकर पड़ा था। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो भी असल में यंग क्यूजी का ही डिसाइपल होता है। तभी यहाँ पर हम ज़बई और उस जिगजिन को भी देखते हैं जो कि यंग क्यूजी के ही डिसाइपल होते हैं और ये लोग भी अपने सोल के उस फ्रैगमेंट को आज़ाद कराने के लिए वहाँ पर आए थे। इसी दौरान हम वांगलन को देखते हैं जो कि यहाँ पे माउंट सुजाकू की तरफ ही बढ़ रहा था और साथ ही सीतुनन ने उससे वो बात कही जहाँ पर किस ने मेंशन किया था कि तुम्हें स्पेशली जब तुम सुजाकू टॉम के अंदर जाओ तो तुम्हें क्या चीज़ सबसे पहले करनी है, क्योंकि यहाँ पर हमें डिटेल में नहीं बताया गया, लेकिन वांगिन अपने मन में कहता है कि हालांकि सीन ने मुझसे कहा था कि अगर मैं अपने सोल के फ्रैगमेंट को आज़ाद कराने में नाकामयाब होता हूँ तो फिर भी उनके पास सेकंड रास्ता है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, तो इसलिए बेहतर यही होगा कि मुझे खुद ही अपने सोल फ्रैगमेंट को वहाँ से आज़ाद करा लेना चाहिए, साथ ही लीमन की भी सोल के उस फ्रैगमेंट को। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वांगलिन अकेला होता है और वो अकेले ही वहाँ माउंट सुजाकू की तरफ बढ़ रहा था, जिसके साथ ही हमें सुजाकू टॉम के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम पाते हैं कि यहां पर सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के बंदों की भीड़ लगी हुई थी। और यहां पर एक चीज़ हमें बताई जाती है कि सिर्फ 16 लोग ही एक बार में सुजाकू टॉम के अंदर एंटर हो सकते हैं, और जैसे ही ग्रीन लाइट उस केव के बाहर ग्लो करना शुरू कर जाएगी तो ही इसका मतलब यह है कि अब नेक्स्ट बैच का कोई एंटर हो सकता है, और ग्रीन लाइट का मतलब ये भी है कि अब अंदर कोई मारा जा चुका है। इसी दौरान हम देखते हैं कि यहाँ पर कुछ लोग ऑलरेडी मौजूद थे जो कि आपस में ही झगड़ रहे थे, क्योंकि सभी को अपने सोल के उस फ्रैगमेंट को आज़ाद कराने की पड़ी थी, और अगर वो लोग ऐसा नहीं कर पाते तो यहाँ पर खड़े खड़े तो वो लोग वैसे भी मारे जाएंगे। इसी दौरान हम यहाँ पर वांगलिन को देखते हैं जो कि पहुँच चुका था और वो बहुत ही ज़्यादा शांत था। इसी दौरान हमें फ्लैशबैक का एक सीन दिखाया जाता है जहां पर यह पता चलता है कि सीतुन ने वांगलिन को एक ज़ैद दिया था जिसकी मदद से वांगलिन अगर अंदर फंस भी जाता है तो जब मन चाहे वहां से एस्केप कर सकता है, लेकिन वांगन चाहता था कि वो अपने सोल फ्रैगमेंट को खुद ही आज़ाद कर ले, क्योंकि अगर वो ऐसा करने में कामयाब हो जाता है तो उसकी कल्टीवेशन स्पीड और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि अब उसकी पूरी सोल उसके पास है। इसी मोड हम देखते हैं कि भाई जैसे ही वांगन यहाँ पर आता है ना सभी को उसकी पावर की ओरा फील होती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो लोग वांगलिन से कम लेवल पर थे ना वो तो वैसे ही उससे देखकर दूर हट जाते हैं, और यहाँ पर 5 लोग ऐसे थे जो कि सोलर फॉर्मेशन के पीक पर थे, और यहाँ पर हम उस ओल्ड मैन को देखते हैं जो कि सोल ट्रांसफॉर्मेशन के बहुत ही ज़्यादा करीब था। यहाँ पर वांगलिन सभी को इग्नोर करते हुए सुजाकू टॉम के पास जाने लगता है कि तभी यहाँ पर उस ओल्ड मैन का जो डिसाइपल था वो वांगलिन से कहता है कि फेलो कल्टिवेटर प्लीज़ रूल को मत तोड़िए, जब यहाँ पर कोई मरेगा तो उसके अकॉर्डिंग मेरे जो मास्टर हैं उन्हें ही अंदर जाना होगा। लेकिन वांगलिन उसे इग्नोर कर देता है और आगे जाने लगता है कि तभी हम देखते हैं कि वह दोबारा उससे कुछ कहने वाला था कि तभी उस लड़के का जो मास्टर होता है वो उसे चुप कराते हुए वांगलिन से माफ़ी मांगते हुए कहता है कि मेरे डिसाइपल को माफ़ कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे यह ओल्ड मैन वांगलिन की पावर को समझ जाता है। इसी दौरान वांगलिन को एक स्ट्रेंज सा ओल्ड मैन नजर आता है जो कि पास में ही बैठा था, जो कि सोल ट्रांसफॉर्मेशन के लेट स्टेज के पीक पर था, और वांगन उसके पास जाकर ही बैठ जाता है और कल्टीवेट करने लगता है, क्योंकि अभी तक एंट्रेंस के बाहर वो ग्रीन लाइट शो नहीं हुई थी, लेकिन वो सोल ट्रांसफॉर्मेशन के लेट स्टेज के पीक पर जो ओल्ड मैन यहाँ बैठा था ना अचानक से अपनी आंखें खोलता है और कहता है कि चेंगू क्या ये तुम हो? जो सुनकर वांगलिन उस ओल्ड मैन की तरफ हैरानी के साथ देखने लगता है और फिर पूछने लगता है कि क्या हम एक दूसरे को जानते हैं। सो ओल्ड मैन के फेस में हम एक इविल सी स्माइल देखते हैं, और इसी के साथ आज का ये चैप्टर यहीं पर क्लोज होता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।